हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वाला, तो उसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट दिए गए हैं उसको डिस्कस करके इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक से लिए गए हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं और उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो वहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप कंटिन्यूअस वीडियो को कम से कम एक बार देख लें। आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो है तो कुछ न कुछ इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, घाटा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ एक बार आप कम से कम वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। अगर कुछ इसमें चाहते हैं और तो उसके लिए कमेंट करें, हमको बताएं, हम आपके सुझाव का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आइए वीडियो पर देखते हैं हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले वैलेंसी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, लेकिन बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वैलेंसी जो है वो लोअर एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन हायर वैलेंसी में जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो वैलेंसी को आप जानते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या गेन करके या शेयरिंग करके अपना कंपाउंड बनाता है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस पार्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। तो जनरली वैलेंसी में हम देखते हैं कि एक ग्रुप की वैलेंसी जो होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो उसमें वैलेंसी वेरिएबल होती है। एक जो है उस ग्रुप के वो तो रहते ही है, उसके साथ साथ और भी वैलेंसी उसमें देखने को मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करती है और 4 के बाद फिर डाउन होकर के 1 तक आती है। और जो आपकी इनर्ट गैसेज होती हैं उनकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है। तो ऐसा वैलेंसिंग का काउंट एक्चुअल में हम लोग करते हैं कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तक है, 1 से 4 तक, तो वैलेंसी उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होता है तो उसको 8 में से माइनस कर लेते हैं, यानी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 से कम हो जाए तो 4 तक गई तो 4 का 4 तक हो गया, 1 2 3 4। अब 4 के बाद जब 5 है तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 होगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, 7 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी 3 2 1 होती जाती है। और लास्ट में जो इनर्ट गैस बचते हैं उसकी 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो किसी भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है, द फॉर्मल चार्ज एराइजिंग ऑन एन एटम और ग्रुप बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो उनके ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी उसमें अधिकांश केस में आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर भी एग्जिबिट करते हैं, यानी ग्रुप नंबर का तो होता ही है और साथ में उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलते हैं। और ये वैलेंसी का ट्रेंड हम लोग देख लिए कि द हाइड्रोजन, इसमें 2 बात आ रही है, एक हाइड्रोजन वैलेंसी और एक ऑक्सीजन वैलेंसी। तो हाइड्रोजन वैलेंसी के साथ है तो वह 1 से 4 तक इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करके 1 तक आ जाएगी। तो द हाइड्रोजन वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन अगेन डिक्रीजेज टू 1 एंड द ऑक्सीजन वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7 in a period from left to right. In a group the valency is the same but lanthanoids and actinoids show
वेरिएबल वैलेंसी। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड के रिलेटेड बात करते हैं तो 1 से 7 तक जाता है, वेरिएशन होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन वैलेंसी की बात करें तो 1 से 4 के बाद डाउन हो जाती है। और इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का नेचर हम लोग देख चुके। अगली प्रॉपर्टी है, एक देखने को मिलती है कि एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो डी ऑर्बिटल और एब्सेंट होने के कारण उनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से वैरी कर जाती है। जैसे नाइट्रोजन के केस में 3 ही वैलेंसी दिखती है, जबकि फॉस्फोरस के केस में आपकी पेंटा वैलेंसी भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सेकंड वाले पीरियड में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जबकि थर्ड वाले में ऑनवर्ड्स उसके बाद जो भी हैं उसमें डी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट होता है। तो सेकंड वाले का बिहेवियर सेम ग्रुप में रहते हुए भी बाकी से कुछ डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसको हम लोग एनोमैलस बिहेवियर कहते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड शो एनोमैलस प्रॉपर्टीज फ्रॉम the other elements of their corresponding groups due to the presence of d orbitals। तो एनोमैलस प्रॉपर्टी के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका एक ही कॉमन रीजन दीजिएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फिर दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एज, अब कुछ के साथ, सबके साथ नहीं लेकिन कुछ के साथ। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप ये 1A 2A 3A 4A, जो ए लिखा गया है 2000 के पहले तक चलता था, किसी किसी ग्रुप में आपको मिलेगा। और 1A को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, 2A को 2 बोलते हैं, 3A को 13 बोलते हैं, 4A को 14 ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें सेकेंड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, इसमें बेरिलियम है, और यहाँ पर बोरॉन है और वहाँ कार्बन है। तो और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो लिथियम के नीचे सोडियम है, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ साथ ये लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है। उसी तरीके से बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करती है, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करती है। तो जबकि ये डायगोनली एलिमेंट हैं, तो इस तरह की डायगोनल दिखने को मिलती है। कारण क्या है कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है नीचे आने पर, तो इसमें भी इंक्रीज करता है। तो ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन नीचे आने पर इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला ये बराबर हो जाते हैं, फिर इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले बराबर हो जाता है, फिर इसके ऊपर वाला नीचे वाले बराबर। तो ये डायगोनल रिलेशन मिलता है देखने को। फिर इसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, चाहे ऑक्सी एसिड दोनों बोलते हैं, ऑक्सो एसिड चाहे ऑक्सी एसिड, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। तो इनमें स्ट्रेंथ जो होता है ऑक्सो एसिड्स का, नॉन मेटल एसिड तो बनेगा तो ज़्यादातर नॉन मेटल में बनेगा। तो ये नॉन मेटल के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं तो उनका स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं किसी पीरियड में तो इंक्रीज करता है, और टॉप से बॉटम की ओर आते हैं सेम ग्रुप में तो डिक्रीज करता है। ये याद रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी के टर्म में यूज की जाती है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में यूज की जाती है। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, तो उसका एसिड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है ऑक्सो एसिड का। उसी तरीके से जब नीचे आते हैं तो नीचे आने पर आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, यानी ऑक्सो एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेज एलोंग अ पीरियड विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड पीरियड के ये हैं H3BO3, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है H2CO3, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HNO3। उसी तरीके से थर्ड पीरियड में आते हैं तो H2SiO3 जो है इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रेंथ वाला होता है H3PO4, इससे ज़्यादा होता है H2SO4, इससे ज़्यादा होता है HClO4। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपका एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाता है। इसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ ए नॉन मेटल डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। जैसे ग्रुप नंबर 15 है, ये ग्रुप नंबर 17 है, दोनों में देख रहे हैं। तो 15 में जैसे HNO3 है, इससे
वीक होता है आपका H3PO4, इससे वीक होता है H3ASO4। उसी तरीके से ग्रुप 17 में बात करें तो HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके बाद उससे कम वीक होता है HbRO4, उससे वीक होता है HiO4, यानी एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे आने पर। तो ये प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा हाइड्राइड की प्रॉपर्टी और एक आध और स्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जब किसी कंपाउंड में जुड़ता है तो उसका हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्राइड्स जो होते हैं ये अगर हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आप जानते हैं कि पीरियड में लेफ़्ट साइड में मेटल होते हैं, बीच में एक आध मेटलॉइड्स हो सकते हैं और राइट में नॉन मेटल होते हैं। यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम एसिडी कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि द नेचर ऑफ हाइड्राइड्स चेंजेज फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। यानी पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक से एसिडिक की ओर होते जाते हैं हाइड्राइड के नेचर। जैसे NH3 है वीक बेस है, H2O है न्यूट्रल है, HF है वीक एसिड हो गया। उसी तरीके से PH3 है वीक बेस हो गया, सेकेंड पीरियड में ये दूसरे पीरियड में आ गए तो, और ये आपका हो गया वीक एसिड H2S है, और HCl उसी पीरियड में गए तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है आपका। तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। उसी तरीके से द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। तो अब जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, HF है, HCl है, HBr है, HF है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है नीचे आने पर। उसी तरीके से स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, जब स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा जल्दी रिएक्शन करेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, और रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करता है चूँकि हाइड्रोजन जल्दी डिस्प्लेस होकर के अदर चीज़ को रिड्यूस कर सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर आपका इंक्रीज करता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है अगर डाउन में जाते हैं। जैसे HF उससे ज़्यादा HCl, HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HF होता है। इसके बाद आता है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। आप जानते हैं कि मेटल होते हैं उनको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड को वाटर में डिजल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं तो वो बेसिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स मेटल डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर छूटा हुआ है, आप लिख दीजिएगा इसको, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जब भी ग्रुप पीरियड में जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, और जब नीचे आते हैं तो आपका इंक्रीज करता है। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर डिपेंड करता है। तो पीरियड में लेफ़्ट साइड में आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है मेटल के लिए, तो उस कंडीशन में उसका ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे राइट में जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती जाती है और इसीलिए इसका डिक्रीज करते जाता है फिर बेसिक नेचर। और उसी तरीके से जब नीचे आते हैं तो नीचे आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती जाती है एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण, जिसके कारण उसका बेसिक नेचर बढ़ते जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे लेफ्ट में है सेम पीरियड में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे लेस ये, उससे लेस ये। उसी तरीके से सेम पीरियड में बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लिथियम सबसे ऊपर है तो इसका सबसे कम, उससे ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उससे ज़्यादा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड का, उससे ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। अब उसी तरीके से बेरिलियम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड मैंने BeOH2 ये लेस देन हो जाएगा, MgOH2 ये लेस देन हो जाएगा, CHOH2 ये लेस देन हो जाएगा, SrOH2 और ये लेस देन हो जाएगा
BaOH2 यानी ग्रुप में नीचे आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं तो आप जानते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो लिथियम आता है। तो लिथियम कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी के जो द कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं हीट के लिए और डू नॉट डिकम्पोज, यानी वो डिकम्पोज नहीं करते गर्म करने पर जनरली। और ये जो LiCO3 है ये एक एक्सेप्शन में है, क्योंकि इसको हीट करने पर ये ज़्यादा अनस्टेबल माने अस्टेबल नहीं होता ज़्यादा और अनस्टेबल होता है, और जब ये हीट किया जाता है तो आसानी से टूट जाता है। तो इसका कारण क्या है कि लिथियम के आयन जो होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है उसमें। तो साइज में बहुत छोटा होने के कारण उस पर अगर छोटे साइज का ऑक्साइड आयन आता है तो उसको तो आराम से स्टेबल बना लेते हैं, उनकी स्टेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। लेकिन जब CO3 के रूप में बड़ा आयन आता है Li पर मिलने के लिए, अटैच होने के लिए, तो CO3 का रेस्पेक्टिवली बड़ा साइज है और Li का जो आयन है उसका साइज उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इसलिए कार्बोनेट आयन को ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाता और इसीलिए थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट आपका ब्रेक कर जाता है। तो वही लिखा गया है कि एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट द कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स आर क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स हीट एंड डू नॉट डिकम्पोज। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल एंड इजीली डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। क्यों? तो इट इज ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ऑफ Li प्लस आयन विच कैन स्टेबलाइज ओनली O2 माइनस आयन, कोई आसानी से कर सकता है, एंड नॉट बिगर CO3 माइनस आयन। The carbonates of alkaline earth metals are relatively less stable towards heat। फर्स्ट से सेकंड में गए तो वहाँ पर लेस स्टेबल हो गए और वो हीट के लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं होते और इसलिए गर्म करने पर वो डिकम्पोज कर जाते हैं। तो एंड डिकम्पोज टू गिव CO2 गैस। कार्बोनेट जब है तो उसका रिलेटेड गैस CO2 गैस है तो उसको रिलीज करते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। हाउएवर देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नीचे आने पर उनकी बढ़ती है स्टेबिलिटी, ऊपर आने पर कम होती है और वो CO2 देते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे BCO3 उससे ज़्यादा स्टेबल, MgCO3 उससे ज़्यादा स्टेबल, CaCO3 उससे ज़्यादा स्टेबल, SrCO3 उससे ज़्यादा स्टेबल, BaCO3। नीचे उसका टेम्परेचर जैसे ये 373 केल्विन पर टूट जाता है, ये 813 पर टूटता है, 1173 केल्विन पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है। SrCO3 है तो 1503 केल्विन पर टूटता है, जबकि BaCO3 1635 केल्विन पर टूटता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो आपको टूटते हैं सब, लेकिन तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो अपने सिलेबस से थे और कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले ट्रेंड के लिए, तो इन सारे टॉपिक का हम लोग डिस्कशन कर चुके। अब आप वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिए, एक दो बार जो स्टूडेंट्स हैं देख लेंगे तो अच्छे से रिव्यू हो जाएगा और सारी बातें दिमाग में आ जाएंगी। मेन आप उनका पॉज करके वीडियो प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए। वह नोट्स आपके लिए आगे भी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, डिफरेंट टॉपिक को समझने रिवाइज करने के लिए। और तब इसके एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग एक्सरसाइज सीरीज चला करके अदर से एक्सरसाइज का भी हम लोग प्रॉब्लम दे देंगे। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर को ही चला रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे होता है बॉन्डिंग के कारण, उन सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।